ओके। तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास है, इतिहास का चैप्टर 1 है जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। यदि तुम लोग ना पहली बार मेरे से पढ़ने आए हो ना, तो बता दूं कि मैंने सामाजिक विज्ञान यानी कि जो हिस्ट्री है, इतिहास है, हिस्ट्री को मैं पढ़ाया हूं और उसके हिस्ट्री के सारे वीडियो चैनल की आपको प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जाइए चैनल की प्लेलिस्ट पर, प्लेलिस्ट को चेक करिए और सामाजिक विज्ञान के सारे वीडियोस को लगातार कंटिन्यू वॉच करिएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं इस बात पर कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को किस तरह से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं और यदि वो क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसमें अपना जवाब क्या लिखकर आएंगे। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेंगे अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक हमारा और चैनल है आप लोगों के लिए, वो चैनल है बायो अमन मोटिवेशन के नाम से। तो आप लोग जाइए उस चैनल पर, बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, वहां पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है। आज का आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उदारवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए यहां से आपको उदारवाद की भी डिफिनीशन मिल जाएगी और इनकी क्या क्या विशेषताएं थी ये भी मिल जाएगी। ठीक है, यहां से एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होगा। तो देखिए उदारवाद, मैंने आपको बताया था कि उदारवाद जो शब्द ना वो लेबर शब्द से मिलकर बना होता है, लीबर शब्द से। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है कि उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लीबर से बना है। किससे बना है? जो उदारवाद है बच्चे, वो लैटिन भाषा के शब्द लीबर से बना है, जिसका अर्थ है आजाद। यानी कि अगर उदारवाद का मतलब वो आता है, उदारवाद लिखा रहता है तो वहां पर आप लोग लिख देंगे आजाद। ठीक है, उदारवादी आजादी, यानी कि इनको आजादी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बस इनको आजादी चाहिए। ठीक है, नीचे लिख रखा है कि नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ था कि व्यक्ति के लिए आजादी। जो नए मध्य वर्ग के लोग थे उनके लिए उदारवाद का मतलब यह था कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी। ठीक है, नए मध्य वर्ग थे उनके लिए उदार का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आजादी मिलनी चाहिए और कानून के समझ सबको बराबर रखना चाहिए। सॉरी, आगे बढ़ेंगे। देखिए अब इसमें लिख रखा है कि इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनकी देखिए 4 विशेषताएं यहां पर दे रखी हैं कि उदारवादी एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बने। उदारवादी जो होते हैं, जो उदारवाद होता है, उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सबकी सहमति से बने। तानाशाही सरकारें नहीं होती, उदारवादी सरकारें। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कि उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति संविधान और सांसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। यानी कि यहाँ पे जो निरंकुश शासन था उसको खत्म करने का मतलब था पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों, जो पादरी वर्ग के लोग थे उनको विशेष अधिकार दिलाना और उनको संपत्ति दिलाना। ठीक है, उनको संविधान और संसद के समक्ष सबको बराबर रखना, यह था उदारवाद का मतलब। फिर आता है थर्ड नंबर, देखिएगा कि 19वीं सदी में उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। ठीक है, निजी संपत्ति पर बल देते थे कि इनकी जो निजी संपत्ति वो खुद की है, ऐसा नहीं कि इसमें सरकार टैक्स ले रही हो। ये थे उदारवाद, ये थे उदारवादी लोग। जब मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो मैंने आपको पढ़ाया था। फिर आइए अंतिम वाला सबसे कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या है बच्चे? आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। उदारवादी जो थे कि जो चीजों की आयात निर्यात होती थी इस देश से उस देश, इस राज्य से उस राज्य, तो उसको जो कर लगता था, यहां से वहां तुम कुछ बेचने गए, कर लग गया, तो वही कर को खत्म करने के लिए उदारवाद आया। ठीक है, सरकार पर नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था उदारवादी। ठीक है, फिर आगे था ये एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में थे जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी के आवागमन बाधा रहित हो। ठीक है,
ऐसे लोगों के थे जहां पर पूंजी जो वस्तु थी सामान था वो आ जा नहीं रहा था, तो इसके लिए उदारवादी खड़े हुए थे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। कि भैया जब नेपोलियन अपने शासन काल में आया, नेपोलियन जब अपने शासक में आया तो उसने क्या क्या सुधार किए। ठीक है, तो आपसे यही मेंशन करके पूछ रहा है कि नेपोलियन द्वारा, ठीक है, किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें लिख रखा है कि नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। नेपोलियन बोनापार्ट की मैंने एक कहानी भी बनाई और आप लोगों को सुनाया है। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। ठीक है, यानी कि जो मतलब इसके जो नेपोलियन था, ये नेपोलियन क्या था, ठीक है, नेपोलियन था 1799 से 1814 ईस्वी तक पूरे यूरोप को, सॉरी 1814-15 में था। ठीक है, 1814-15 ईस्वी में पूरे यूरोप के शासनकाल को इसने प्रभावित कर रखा था नेपोलियन। किसके दम पर? सिर्फ और सिर्फ असाधारण कार्य और आश्चर्यजनक विजयों। ठीक है, असाधारण कार्य और आश्चर्यजनक विजयों के दम पर पूरे यूरोप को इसने प्रभावित करके रखा था बच्चे। ठीक है, चलिए अब पहला आता है शासन संबंधी सुधार। नेपोलियन जब शासन में आया तो उसने शासन संबंधी सुधार किए। इसमें क्या मेंशन है कि नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, जो नेपोलियन की शासन व्यवस्था थी वो प्रतिभा थी, अच्छी थी, ठीक है, व्यापकता थी, बहुत बड़ी फैलने वाली थी और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित है। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। फिर आता है सेकंड, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में क्या मेंशन है आप लोग देख रहे हैं कि नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। बहुत बड़ी बात थी उस समय। ठीक है, आर्थिक सुधार में क्या किया नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। सबसे बड़ा काम नेपोलियन किया। ठीक है, स्थापना कराई। फिर देखिए मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया। जो मादक पदार्थ थे, मादक द्रव्य थे, नमक थे, उन पर कर लगाया। मजदूरों का वेतन निश्चित कर दिया। जो चोरबाजी थी, ठीक है, चोरबाजारी थी, सट्टेबाजी थी, मुनाफाखोरी थी, उसको वो खत्म कर दिया। सबको समझ रखा। इसलिए नेपोलियन ने क्या किया, यूरोप के पूरे शासनकाल को प्रभावित किया। फिर आता है धार्मिक सुधार। उसने धार्मिक सुधार में कैसे परिवर्तन किए? देखिए नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता सबको प्रदान करने के, यदि आप किसी भी धर्म के हैं तो भी आप सही से रहिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। राज्य की तरफ से, राज्य से घोषणा हो गई कि आप जिस भी धर्म के आप उस धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से रहिए। फिर आता है चौथा नंबर, न्याय संबंधी सुधार। नेपोलियन ने न्याय संबंधी सुधार क्या किए कि नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण कराया। कुछ संहिताओं का निर्माण कराया जिसमें सबको समझ बराबर रखा गया, और वो संहिता क्या थी? विधि संहिताओं का निर्माण कराया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन कोड क्या था कि इसने न्याय संबंधी सुधार में बदलाव किया था। बस 1 मिनट। ठीक है, नेपोलियन कोड के नाम से जाना गया। नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस का एक स्थायी देन है। ठीक है, फ्रांस की एक स्थायी देन थी जो ये न्याय संबंधी सुधार किए थे। ठीक है, फिर आता है 5वां नंबर कि शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन ने अपने शासन काल में ना बहुत कुछ किया। ठीक है, नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली। फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डालने वाला पहला व्यक्ति था हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नींव डाली। और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। सबसे बड़ी सोच देखो नेपोलियन की, पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। अब आता है 6वां नंबर कि सार्वजनिक सुधार नेपोलियन ने क्या किया? तो नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। ठीक है, ये लाइन बढ़ाने के लिए, और भी लाइन आप लोग बढ़ा सकते हैं। क्या है? नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसमें से बेरोजगारी को दूर किया। उसने सबसे पहले बेरोजगारी को दूर किया। आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229
पक्की सड़कों का निर्माण कराया, याद रखना। ओ सॉरी 299 एग्जैक्टली, ठीक। 299 कहां से आ गया, 229 सही बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूज हो गया। 229 पक्की सड़कों का नेपोलियन ने निर्माण करवाया। अब ये बताओ कि मैंने आपको नेपोलियन के बारे में इतना पढ़ाया, तो आप नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी भी लिख सकते हो। यानी कि नेपोलियन से अगर कोई भी क्वेश्चन फंसा तो आप लोग कर सकते हो, आई गारंटीड आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। यानी कि 6-7 नंबर आपके यहीं पर क्लियर हो गए हैं। ठीक है, बताओ। तो ऐसे वीडियोस देखो ना जिसमें आपके नंबर भर भर के क्लियर हो जाए। तो ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे कहां, चैनल की प्लेलिस्ट पर। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए और प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत 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 थैंक यू।